सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आज से अपने इस यूट्यूब चैनल पे मेंस कैप्सूल सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। मेंस कैप्सूल सीरीज इसलिए क्योंकि जो भी पेपर फर्स्ट और सेकेंड का सिलेबस आपका है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसके लास्ट में 3 साल से 67, 68 और 69 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पहले भी मैं इस तरह का सीरीज में ऑलरेडी यूट्यूब पर ला चुका हूं। उसकी सफलता को देखते हुए जो है ना 70 बीपीएससी के लिए भी मैं कर रहा हूँ। और मैं आज ही यूट्यूब पर एक पूरा का पूरा 1 से लेके 22 अप्रैल तक का मैं प्लान भेजा हूँ, दिया हूँ, कैसे कैसे कौन कौन सा दिन क्या टॉपिक पढ़ना है। आप उस प्लान को देखिए और मेरा जो यूट्यूब पर लेक्चर आएगा उसी प्लान को हम फॉलो करें। जैसे मैं प्लान को आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए प्लान है, मैं शेयर किया था। जैसे कि 1 से लेकर 4 अप्रैल तक में हिस्ट्री का ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। बाकी करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो है, जैसे कि भारत पड़ोसी देश है, क्वाड है, ब्रिक्स है, ये टॉपिक को इस तरह से हम कवर करें। बाकी जब 1 से 4 तक हम ऐसे को भी कुछ के सेक्शन को देखेंगे, फिर आप 5 से लेकर 8 अप्रैल तक में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी इस पर एक डिटेल लेक्चर ले लिया हूँ, उसका लिंक मैं नीचे देता हूँ, आप उसको वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, अगर आप बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पिछले लास्ट 3-4 महीने में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक ना, तो मैं इस कैप्सूल सीरीज के जरिए मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जीएस फर्स्ट का सेकंड का, उसके सारे की टर्म को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप पर डे क्या करेंगे, जो मेरा लेक्चर लगभग 1 घंटे का या आधे घंटे का जो भी आएगा, आप इस लेक्चर को देख लीजिए, इसके सारे की टर्म को बार समझ लीजिए। बाकी आप जो भी नोट्स पढ़े हैं या जो भी नोट्स फॉलो करते हैं, एक बार जब उसको भी पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। और ये जो भी चीज़ तैयार किया गया फुल्ली, जो मेरा जो टीम है वो मेंस बैच के लिए ही डेडिकेटेड है। पूरा जो एक्सपर्ट जो मेंस के लेके है वो लोग इसको तैयार करते हैं, ठीक है, कहीं ताकि कंटेंट के लेवल पे हो जाए या टॉपिक के लेवल हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ बताऊँ जो कि एग्ज़ाम में आ जाए। बहुत ज़्यादा हम पोथी पथरा नहीं देते हैं, कोई बहुत कथा कहानी चीज़ नहीं बताते। हाँ, जो एग्ज़ाम में आएगा टू द पॉइंट आप उसको पढ़ के जाए, एग्ज़ाम हॉल में लिख के आइए, आप एक बेहतर मार्क्स की ओर जाएंगे। तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं क्या कर रहा हूँ कि कम से कम 5 टॉपिक करंट अफेयर्स का, चाहे वो जो भी चर्चा में आ, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, मैं उसको कवर करता हूँ। और इसे ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लेक्चर लूँगा, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें या आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, दोनों आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए, अभी हाल ही में जो है ना पेरिस में इसका एआई का सम्मेलन हुआ है, जिसमें कि इंडिया और फ्रांस दोनों इसका ना अध्यक्षता किया है, ठीक ना। और ये काफ़ी चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। अभी जब एलन मस्क की कंपनी जो ग्रोक एआई बनाया है, और भी इसके चैट जीपीटी था, और भी कई तरह के जो है ना एआई का अभी हाल फिलहाल में आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो मे भी जो है ना इस बार एआई से एक कोई ना कोई क्वेश्चन या मे भी निबंध नहीं पूछ सकता है आपका, हो सकता है कि वो जीएस में पूछ दे, कहीं भी कहीं एक बार एआई का क्वेश्चन जो है ना इससे चांस इस बार बनने का है। तो मेनली है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पेरिस में जो समिट हुआ 2025 में, इंडिया और फ्रांस की जो अध्यक्षता किया, इसमें जो मेनली जो ये कहा गया कि भाई जो एआई का एक बेहतर हम लोग प्रयोग करेंगे, एक ऐसा प्रयोग करेंगे जहां एक सतत विकास हो सके, ठीक ना। उसके बाद इसमें जो नैतिकता के कुछ मुद्दे, उस पर भी चीज़ें हुआ। और एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म एआई को बनाएंगे जिससे कि पब्लिक, जो भी आम जनता है किसी देश का, उसकी भलाई हो, पर्यावरण का भी संरक्षण, इस सब बातों पे जो है इस सम्मेलन में हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, ये जो भी मीटिंग हुआ तो वो हुआ ही हुआ है। अब इसमें हम ये जानते हैं कि एआई क्या है और इसका मेनली एप्लीकेशन क्या है। देखिए, साइंस टेक का कोई भी टॉपिक अगर है, बीपीएससी मेनली वहाँ से उसका एप्लीकेशन पूछता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर इसकी परिभाषा का हम बात करेंगे तो सिंपल ये एक ऐसा मशीन है, आधुनिक मशीन है, जिसमें कि आपका मशीन लर्निंग का प्रयोग हुआ है, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी को प्रयोग हुआ है, कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हुआ है। उसका प्रयोग करके हम एक ऐसा मशीन, एक ऐसा टूल बना लिए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह कार्य करता है, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है। और जिस तरह से हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ उत्तर देते हैं, लॉजिकल उत्तर देते हैं, वैसा ये कुछ काम करता है। जैसे कि
चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, ये सब कुछ एआई का आपका क्या है एग्जाम्पल है। जब भी कभी प्रश्न आप लिखें, अगर परिभाषा लिखें, जस्ट उसका तुरंत आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देंगे। अब देखिए मेनली हम इसके एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला इसका यूज है गवर्नेंस में, शासन में कैसे यूज। अभी आपको देखिए महाकुंभ हुआ ना, तो चूंकि उसमें करोड़ों लोग गए देखने के लिए, करोड़ों लोगों को गिनना आम इंसान के बस की बात नहीं, एक दो करके नहीं गिन सकता। जो एआई लेके उसको मिनटों में कर दिया। तो एनालाइज कर सकते हैं हम वास्ट डेटा को, मतलब कि बहुत जब बड़ा डेटा आंकड़ा हो तो हम एआई के जरिए जो है ना इसको हम मैनेज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका गवर्नेंस या प्रशासन में यूज हो गया। और जब भी कभी एग्जाम में आप लिखें तो इस तरह के एग्जाम्पल दे के अपनी बात को अगर लिखेंगे ना, एक बेहतर मार्क्स की ओर जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा इसका दूसरा इस एप्लीकेशन प्रशासन में काम होता है डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, चाहे वो गरीबी का आंकड़ा निकालना हो। एक अभी भारत सरकार एक भाषिनी प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत जो है ना गवर्नेंस में इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रशासन में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमको सार्वजनिक सेवा अगर डिलीवरी करना हो और अपने नौकरशाही अगर हम कम करना चाहते हैं तो ये बिना किसी त्रुटि के कोई भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हमारा ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक ना। दूसरा, अगर हम किसी को कानून के लागू करने में या हमारे देश के सामने जो भी इंटरनल सुरक्षा या सिक्योरिटी का मामला है उसको करने कैसे, हम सबसे बड़ा काम कर सकते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। एआई एक ऐसा मशीन है जो आपके फेस को पहचान बता आप कौन है या आप कौन नहीं है। तो कानून के प्रवर्तन में, आंतरिक सुरक्षा में हम इसका एक बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे की पहचान के आधार पर हम निगरानी करने में इसमें क्या है आपका हम सक्षम है। इसमें जो पुलिस के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो सकता है। तो आप इस तरह से जो है ना प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन में एआई के एप्लीकेशन को ये 2-3 एग्जाम्पल से करेंगे। देखिए अभी जो आपको मैं ये बताया, आप अपना अभी तक जो भी 3-4 महीने में पढ़े एआई को लेके, आप जो पढ़े वो देखिए और जो मैं यहाँ बताऊँ उसको कंपेयर कीजिए। अगर कुछ लगता है कि नहीं पढ़ने में कुछ कमी छूट गया तो आप उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखिए एआई या साइंस टेक के एरिया में जब भी कभी आप आंसर लिखें तो आपको मेनली एप्लीकेशन देना पड़ेगा, हाँ क्या उसका, और एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दें तो आपको एक बेहतर मार्क्स की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। अगर हम बात करते हैं हेल्थ सर्विस का तो इसका स्वास्थ्य में भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि बीमारी की जांच करने में हम आरंभ में ही किसी बीमारी का हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें आपको ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें एक मतलब कि स्टार्टअप है बेंगलोर में निर्माई, ठीक ना, उसने जो है ना जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका उसके लिए ये आपका मतलब ये मशीन एआई टूल बनाया था। महामारी के समय बीमारियों की पहचान करने में या किस एरिया में कितना क्या चीज़ है उसके रोकथाम में हम इसमें जो है एआई का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए एआई का यूज आपका एग्रीकल्चर में, कृषि में हो सकता है, चाहे हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो या बीज का बात हो या कीटनाशक डालना, सिंचाई डालना हो, हम एक टाइम पे हम सब उसमें एआई की मदद से डाल सकते हैं। रिमोट फेंसिंग और प्लस एआई का प्रयोग करके हम मिट्टी का टेस्टिंग कर सकते हैं, क्लाइमेट कितना रिस्क है उसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक किसान ई मित्र एक चैट बॉट है जिसमें कि किसान को फोन पूछ सकते हैं कब हमको बीज डालना है, कब हमको पेड़ डालना खेतों में, तो वो आपका एआई जो है ना पिक्चर बेस्ड वो चीज़ें समस्या समाधान कर देता था। तो एग्रीकल्चर में भी इसका हम एक बेहतर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जैसे कि किसान ई मित्र जो है, अब जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ये बता दिया, कितना अच्छी बात है। और हमारे देश के जो मैक्सिमम किसान है उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो एआई अगर कोई उनके पास कोई टूल होगा तो वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, कौन सा बीज कहाँ मिलता है, कौन सा खाद कहाँ मिलता है, वो क्वेश्चन पूछेंगे मुँह से जवाब दे देंगे, कितना ईजी हो जाएगा बिना किसी किसान। देखिए किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या, वो टेक्नोलॉजी का बहुत कम प्रयोग करते हैं, एआई उनकी बहुत इसमें मदद आपका कर सकता है, ये लिख दें। अब ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इसका यूज है, परिवहन में इसका बहुत बेहतरीन यूज है, चाहे वो ड्राइव के मामले में हो जाए या ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में हो जाए, रूट को बताने में हो जाए, कौन रास्ता जाना। जो टेस्ला जो कार बना रही है, आपको ड्राइवर उसमें की कोई आवश्यकता नहीं है, कहाँ आपको जाना है क्या करना आराम से कर सकता है, टैरिफ मैनेजमेंट हो सकता है। वित्त के मामले में भी एआई का काफ़ी अधिक यूज है, टैक्सेशन के मामले में या धोखाधड़ी से निपटने में, ठीक ना, ट्रेडिंग करने में, इस सब में आपका एआई का एक बेहतर इस्तेमाल है। देखिए हमारे न्यायपालिका सिस्टम में भी जैसे एक सुप्रीम कोर्ट एक पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुपेश जो है ना, ये जज जो है ना कोई भी केस को सर्च कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम में भी एआई का आपको बेहतर जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा है कि क्लाइमेट चेंज में और पर्यावरण को बचाने में भी इसका यूज है, जैसे कि पोल्यूशन लेवल कितना आप चेक कर सकते हैं, क्या आपका मौसम का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, बाढ़ के समय में, सूखा के समय में इसका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एआई का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है।
एजुकेशन देखिए, एक ऐसा हम एआई बना देंगे, टूल्स बना देंगे जहाँ सिलेबस उसमें रहेगा, टीचिंग रहेगा, बच्चे उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। जो कि कोविड के समय में पूरा स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, ऐसे महामारी के समय आपका एआई एजुकेशन के लेवल बड़ा आपका काम कर सकता है, ठीक ना। उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका अर्बन मैनेजमेंट है, ठीक ना। अर्बन मैनेजमेंट के तहत जो है ना आपको स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी में कौन सा कचरा प्रबंधन कैसे होगा, या और भी कैसे भीड़ भाड़ को हम कम कर सकते हैं, कैसे हम ई वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ जो है ना आपका एआई के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप कोई शॉर्ट आंसर लिखने जा रहे हैं, मान लेते हैं आपको 4 या 4.5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको मैं इतना जो बताया इसमें से कुछ पॉइंट लेके एग्जाम हॉल में आप आराम से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए इसका जो एआई का क्या इम्प्लीकेशन या निहितार्थ क्या हो सकता है, इसका प्रभाव देखिए। इकोनॉमिक क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है, सोशल क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है, और इथिकल, ठीक है। आप इसके इतने निहितार्थ इस 3 डायमेंशन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या प्रभाव डाल रहा है, सोशल में क्या डाल रहा है, और नैतिकता के लेवल पर भी इसका, जैसे कि आप जो ग्रोथ है, आप ग्रोथ जो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि अजीब लगता है, तो वही चीज़ है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। अब अगर इसका प्रभाव पूछिएगा एआई का प्रभाव, तो देखिए एक तो पॉजिटिव में जो भी ऊपर बताया, चाहे फाइनेंस में हो जाए, गवर्नेंस में हो जाए, एग्रीकल्चर, आप वो लिख देंगे। लेकिन इसका निगेटिव प्रभाव भी देखिए, निगेटिव प्रभाव जब भी कभी लिखेंगे, इसमें स्टीफन हॉकिंस का एक स्टेटमेंट है, पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जाति के अंत के संकेत हो सकता है। यह अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा तथा लगातार बढ़ती दर से खुद को फिर डिजाइन करेगा। मनुष्य जो धीमी जैविक विकास के द्वारा सीमित है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, पीछे छूट जाएंगे। ये स्टीफन हॉकिंस का जो है एक चेतावनी या एक ऐसा करके उनका थिंकिंग है, मतलब कि अगर कंप्लीट हम फुल एआई का अगर डेवलप करेंगे, ये मानव को जो है ना, मानव की प्रजाति को खत्म कर सकता है, ऐसा उनका। निगेटिव में जब भी कभी आप बात लिखें, इनके एक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या क्या निगेटिव प्रभाव है। सबसे पहला बात तो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये ना जॉब को विस्थापित कर देगा। जो लोग काफ़ी स्किल नहीं हैं या जो हाथ से काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ा समस्या पैदा कर देगा। नौकरी का विस्थापन हो सकता है और श्रम बाजार पे बड़ा प्रभाव डाल सकता है, ठीक ना। ये आप इसमें क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसा कहा जाता है ना, कई लाख नौकरियां ये क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक स्टडी है कि 2025 या 26 तक जो ना कई सारा मिलियन नौकरी जो है ये ख़त्म कर सकता है इंडिया में, ये लिखा दिया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा बात हो सकता है। दूसरा, इसमें प्राइवेसी का मामला है, कहीं ना कहीं सर्विलांस का, मतलब कि निगरानी का, सुरक्षा और निगरानी। महाकुंभ के मेले में क्या हुआ, एआई मशीन के जरिए ये देखा गया कितने लोग यहाँ आए, सबका फेस पहचान हो गया, तो कहीं ना कहीं निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और लोगों पे जो है ना बेवजह निगरानी रखने की बात यहाँ पे हो सकती है। एग्जाम में भी जो भी एआई का यूज करके हम फेस को पहचानेंगे, वहाँ भी निजता का अधिकार का उल्लंघन है, ये आपको हो सकता है। डीप फेक हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन किसी कर, जैसे कि इलेक्शन 2000 लोकसभा में साथ देखा गया, ठीक ना। दूसरा, इसमें साइबर अटैक का घटना हो सकता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डिजिटल विभाजन है, और लोगों तक जो ना इंटरनेट या ऐसे मशीनों की पहुंच काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा एक समस्या क्या है, एआई के मशीन को चलाने में आपका एनर्जी का काफ़ी जो डिमांड होगा, ऊर्जा का उपयोग काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल पर निर्भर हैं, और समस्या गहरी हो सकती है, ठीक ना। और रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, कोई बेहतर रेगुलेशन, जैसे कभी ग्रोक आया, कोई बहुत उसका कुछ भी जवाब दे रहा है, या मतलब कि उसको बनाया इंसान नहीं है, ठीक ना। अब अगर वो अनकंट्रोल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। और कहीं ना कहीं स्किल गैप भी एक बड़ी समस्या है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में इसको लेके काफ़ी अच्छा स्किल, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी काफ़ी जो है ना कमी देखी गई है। ये सब आप जो है ना इसमें निगेटिव पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो है विनिमय हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें आगे की राह हमको क्या करना चाहिए। बिहार सरकार के आप इसमें जो है ना कुछ इनिशिएटिव भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार सरकार का एक आपका इंडिया मिशन है, ठीक ना, इंडिया एआई मिशन है, फिर डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर सरकार कई तरह की स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है, ताकि जो है ना लोग जो है ना इस चीज़ को जान सके। तो बस इसमें आगे की राह, अगर इसमें आंसर में आपको लिखना है, आप इसमें आगे की राह में यही लिख सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले या जो इसका चिंता है उस पर सोचना पड़ेगा। इसके रेगुलेशन पे हमको काम करना पड़ेगा। और बिहार या भारत जैसे
मतलब जगह में हमको अवसंरचना या इसके डिजिटल विभाजन की समस्या को कम करना पड़ेगा, तभी एआई का हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए चूँकि एआई का जो भी मीटिंग हुआ है उसमें ये भी कहा गया है एआई फॉर ऑल, एआई सभी के लिए। एआई सभी के लिए कैसे होगा? तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच या फिर मशीन की पहुंच लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, तभी तो एआई फॉर ऑल होगा। तो एआई फॉर ऑल में ये समस्या अभी निकल के सामने आ रही है। तो अगर आप इतना बात अगर इस टॉपिक में पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन जीएस पर सेकेंड में साइंस टेक में पूछे या करंट अफेयर के पूछे, एआई का क्या एप्लीकेशन है, क्या चिंताएं हैं, आगे क्या करना चाहिए, तो जो मैं लेक्चर लिया आपका इतना में से आराम में से क्वेश्चन वहाँ पर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। चाहे शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, आप इसको आराम से लिख कर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अब इसमें जो है अगला जो इसमें मैं जो कुछ क्वेश्चन भी देता हूँ, अगर आपको लिखना लिख सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग के संभावित लाभ और उससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा है, आप इसमें लिखाएंगे कि बिहार चूँकि एक मतलब कि बिहार जो है ना हेल्थ इंडेक्स में, नीति आयोग के इंडेक्स में काफ़ी नीचे है, और चूँकि हेल्थ में कई सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने में एआई हमारी मदद कर सकता है। अब इसमें आप इसका क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या चुनौती जो बताए आप उसको लिख के, शॉर्ट आंसर है, आप आराम से आंसर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एक और अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक ना, अश्विनी वैष्णव जो हमारे जो मंत्री हैं केंद्र में, उनका एक अभी आर्टिकल छपा था द डिजिटल पाथ टू ए डेवलप्ड इंडिया, मतलब कि जो हम विकसित जो भारत बनेंगे डिजिटल रास्ते के जरिए हम बन सकते। उनका जो मेनली जो उस आर्टिकल में फोकस क्या बात था कि 2045 तक हमको विकसित अगर भारत बनना है, हम मेजर रोल क्या क्या प्ले कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, सेमीकंडक्टर कर सकता है, मतलब कि जनधन खाता, आधार और मोबाइल कर सकता है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है। हमको इस 3-4 पर अगर हम काम करें तो डिजिटल पाथ पे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो अगर कभी क्वेश्चन अगर ऐसे में पूछ देगा कि एट द विकसित भारत कैसे क्या, तो आप इन सब बातों को जिक्र मोटा मोटी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन या आईआर का ही बोलेंगे, वो आपका है यूएनओ एंड द ग्लोबल डिस्प्यूट, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है कि भाई यूएनओ में भारत को क्यों सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके सामने क्या समस्या है। इन सब बातों को लेके इस टेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखिए जब हम यूएनओ की स्थापना की हम बात करते, आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुआ था, और मेन उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की बात इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा, विवाद का समाधान करना और एक दोस्ताना रिलेशनशिप रखना, और सबसे बड़ी बात है दुनिया में जो मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले हैं उसको कम करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब आते हैं कि हम डायरेक्ट देखिए बहुत हम डिटेल क्या, मैं वो एक्स्ट्रा बात हम नहीं बताए जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं उसी पर फोकस करता हूँ जो एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए आजा लगभग इसको बने हुए लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गया, 80 साल मोटा मोटी हो गया है। अब यहाँ इस 80 साल में हम इसका देखेंगे तो इसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ निकल के सामने आई है। जब भी कभी प्रश्न में आप अगर ये पूछेगा कि वर्तमान में यूएनओ के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं, या शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे, तो आप इसको 2 डायमेंशन में बांट के लिखिएगा। एक तो देखिए इसके सामने बड़ी समस्या है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समस्या है, क्योंकि देखिए जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें प्रतिनिधि को लेके और वीटो के पावर को लेकर, आपको पता है कि 5 देशों को वीटो पावर मिला है, वो समस्या है। कहीं ना कहीं जो यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनओ में जो है ना लोकतंत्र की कमी देखी जा रही, कुछ वीटो पावर लगा देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ देश मनमाना व्यवहार कर देते हैं, ठीक ना। और इसका सबसे बड़ा समय फंडिंग की कमी देखी जा रही है। तो ये इसमें कुछ ना कुछ संरचनात्मक लेवल पे कुछ ना कुछ इसमें चुनौतियाँ। अब हम इसमें आते हैं कि वर्तमान समय में इसके सामने और कौन कौन सी समस्या चुनौती, आप इसको कैसे एग्जाम में लिखें। देखिए पहला तो देखिए पूरे दुनिया में देखिए जो भी युद्ध चल रहा है, युद्ध को समाप्त करने में या इसकी कोई बड़ी भूमिका आपको दिखाई नहीं पड़ती है। रशिया की लड़ाई है, इजराइल हमास लड़ाई है, और अदर जो भी युद्ध चल
चल रहा है उसमें चुनौतियाँ इसके सामने हैं। क्लाइमेट चेंज से आज छोटे छोटे द्वीपीय देश प्रभावित हो, उसमें समस्या है, ठीक ना। मानवतावाद को लेके समस्या है, आतंकवाद देखिए पूरे दुनिया में अपना सर जमाए हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सब मुद्दे पे यूएनओ बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया। ये एक सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है। जो एसडीजी गोल है 2015 से लेके 2030 तक, उसमें भी कई सारे ऐसे गरीब या जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है, या लक्ष्य को पूरा करने का फंड की कमी है। और शरणार्थियों रिफ्यूजी की समस्या, आज जिस तरह से इतना जगह लड़ाई हो रहा है, पश्चिम एशिया में संकट है, कई सारे करोड़ लोग जो है ना, आपका लगभग 65 मिलियन लोग जो है शरणार्थी बने हुए थे। ये भी कहीं ना कहीं पूरे दुनिया से गंभीर समस्या है, और शरणार्थी से मुद्दे को सॉल्व करना कहीं ना कहीं यूएनओ का ही क्या है, काम है। सामाजिक और आर्थिक लेवल पर अगर हम बात करते हैं, जब कुछ कुछ एरिया जैसे कि साउथ एशिया का इलाका है, अफ्रीका का इलाका है, या साउथ अमेरिका का कुछ देश है जो कि गरीबी और मतलब कि सामाजिक और आर्थिक पैमाने पे गरीब है, तो उन सब की यहाँ बीमारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये भी एक इनके सामने बड़ी समस्या है। देखिए मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ, हो सके तो एक पेन कॉपी लेके इस सारे की टर्म को लिख लीजिए, और बार बार अगले 20 आप इसी को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मेरा इस तरह के कई सारे लेक्चर आएंगे, ठीक ना। चलिए, बाकी नाभिकीय शस्त्र प्रसार, जैसे नाभिकीय साउथ नॉर्थ कोरिया है या ईरान है, और सब देश जैसे हथियार का प्रसार कर रहा है, ये भी दुनिया के सामने खतरा है। और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जो असमानता है, आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वो एक बड़ी गंभीर समस्या है पूरे दुनिया में शांति के लिए। तो जब भी कभी आप एग्जाम में इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, प्लीज़ आप इस 2 डायमेंशन में इसे बांट करके लिखेंगे, नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि 1945 से लेके, मैं सिर्फ पॉइंट बाय डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसमें, कि अभी तक 2045 से लेके अभी तक इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। देखिए, जब इसके योगदान या इनकी उपलब्धि की हम बात करते हैं, इसमें नो डाउट है कि शांति और सुरक्षा में इसका ठीक ठाक योगदान है। चाहे यूएनओ का शांति मिशन हो, अभी तक कई सारे 100 से ज़्यादा शांति मिशन कर चुका है, चाहे अफ्रीका में नरसंहार, सूडान नरसंहार हुआ, या और कम्बोडिया में लड़ाई हुआ, ऐसे कई जगह और जहाँ जहाँ युद्ध लड़ाई चल रहा था, अपने शांति मिशन के जरिए जो है ना, इसने जो है ना एक शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। और कई सारे ऐसे निशस्त्रीकरण, जो हथियारों के मतलब कि प्रसार पर रोक भी लगाया गया है, नाभिकीय परमाणु हथियार हो, और भी कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे हथियारों का जो विध्वंस हथियारों का जो है ना बनने से रोक लगा है। दूसरा जो है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो 2000 से लेके 2015 तक ना एक ने MDG गोल था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक ना। अभी एसडीजी गोल चल रहा है, और इसकी कई सारी संस्था जैसे कि यूएनडीपी है या अंटाड है, ये सब कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में, चाहे जो डेवलपिंग कंट्री है या जो अनडेवलप कंट्री है, उसके लिए विकास का रोड मैप देता है। कई सारे ये इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम, ये कई तरह का इंडेक्स जारी करती है, ये भी कई तरह के इंडेक्स जारी करते हैं, ताकि पूरे दुनिया के देश आगे इसमें क्या हो सके, बढ़ सके, खास करके अफ्रीका ऐसे महादेशों में, ठीक ना। बाकी सोशल लेवल पर हम देखते हैं तो महिलाओं को लेके, बाल श्रम को लेके, भुखमरी को लेके भी ना ये बहुत अच्छा काम किया है। तो आप ऐसे करके इतना सारे डायमेंशन को आप लिख सकते, और कई सारा योगदान लिख सकते, जैसे कि पूरे दुनिया में अगर लोकतंत्र की बढ़ावा की बात है, उसके लिए पुरस्कार करता है। पर्यावरण के तहत अगर हम देखते हैं तो UNFCCC के तहत ना कॉप का मीटिंग होता है, COP 26, 27, 28 ऐसा जिक्र कर सकते हैं, पेरिस समझौता का आप जिक्र कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस इसी का तो तहत ये होता है, ये लिख सकते हैं। बाकी आपका हेल्थ के लेवल पर देखिएगा तो HIV को ख़त्म करने में, चेचक जैसी महामारी को ख़त्म करने में बड़ा सहयोग किया है, और फिलिस्तीनी शरणार्थी सहायता भी प्रदान किया। तो इनके कई सारे योगदान को आप इतना पॉइंट में आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस या प्रासंगिकता है, देखिए अभी दुनिया में काफ़ी सारी समस्या प्रॉब्लम्स है, आतंकवाद है, सिविल वॉर है, मानवीय संकट है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, गरीबी का है, भुखमरी का है। तो इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा क्या यूएनओ की प्रासंगिकता खत्म हो गई, तो आप लिखेंगे नहीं,
पूरे दुनिया में समस्याओं की कोई कमी नहीं है वर्ल्ड के लेवल पे, उस समस्याओं को देखते हुए इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ऐसे करके बातों को क्या करेंगे, देखिए आपके जीएस के आंसर में जितना अच्छा फ्लो चार्ट होगा, जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितना अच्छा बुलेट पॉइंट होगा, मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। बहुत अधिक आपको कथा कहानी जो बड़े बड़े नोट्स में रहता है, बुक में रहता है, वो नहीं लिखना, उसके पॉइंट को समझिए, उस पॉइंट को आपको एलिब्रेट करना है। देखिए अगर मान लेते हैं कि एआई को लेकर अगर आपने किसी नोट्स में, किसी कोचिंग के नोट्स में 10 पेज पढ़ा, 12 पेज पढ़ा, क्या वो सारे पेज आपको पॉइंट बात याद नहीं रहेगा, बस आपको की टर्म याद रहेगा। और आप राइटिंग स्किल बेहतर ढंग से किए तो आप वहाँ पे किसी भी प्रश्न को अच्छे से लिख देंगे। अब हम इसमें आते हैं कि यूएनओ में भारत की जो अस्थायी सदस्यता की बात होता है, परमानेंट मेंबरशिप की जो बात होती, क्यों मिलनी चाहिए, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि यूएनओ में भारत के अस्थायी सदस्यता के दावे की जांच कीजिए। जब भी कभी दावे की जांच करने बोले, क्लेम की जांच करने बोली, क्यों मिलना चाहिए वो लिखना है, इस मिलने के सामने क्या चुनौतियां वो और आगे क्या करना चाहिए इंडिया को वो लिखें। देखिए क्यों मिलना चाहिए, सबसे बड़ा बात, इमर्जिंग ग्लोबल पावर, हम उभरती वैश्विक शक्तियां हम बन रहे हैं। आज दुनिया की कोई भी समस्या हो रही है, बिना भारत को उसमें शामिल किए उसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। साउथ ग्लोबल का आवाज़ बन के निकला हुआ है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और 3rd हम पीपीपी के आधार पे इकोनॉमी भी हम बेहतर आगे कर रहे हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है आबादी के अकॉर्डिंग में, हमारी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और यूएनओ का जो शांति जो मिशन है उसमें हमारी महिलाएं भी बहुत सारा भाग लिए। अफ्रीका कई देशों में महिलाएं भी भाग, पुरुष तो भाग लेते ही लेते हैं, वो कर सकते हैं। कोविड-19 में हमने कई दुनिया देशों को मेडिसिन दिया, वैक्सीन का काम किया। ये कहीं ना कहीं जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत हमको लगता है कि नहीं, हमको उसमें अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 1998 में हम एक परमाणु हथियार संपन्न देश भी बन गए हैं और साउथ मतलब कि साउथ की हम आवाज़ हैं, साउथ ग्लोबल की हम क्या आवाज़ बन के उभरे हैं और इसका हम संस्थापक मेंबर भी हैं। अब देखिए दावे में हमें यहाँ 9 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। अगर एग्जाम में अगर 5 पॉइंट भी याद है शॉर्ट आंसर में लिख के आइए, लॉन्ग में इसको अगर डिटेल में कर लेंगे तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसके सामने क्या क्या मेन बाधा है, देखिए सबसे बड़ा बाधा तो आपका चाइना फैक्टर है, चीन उस पर बार बार वीडियो लगा देगा, ठीक ना, या समर्थन नहीं करता है। हम दुनिया के कई सारे इंडेक्स में, चाहे एचडीआई इंडेक्स हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, उसमें बहुत हम लो रैंकिंग हैं, ठीक। अभी हैप्पीनेस में बहुत नीचे थे हम, करप्शन में बहुत नीचे रहते हैं। तो चूंकि वैश्विक अगर हम सूचकांक में काफ़ी नीचे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दावा क्या होता है, कमज़ोर होता है। और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदा पाकिस्तान है, चीन है, मोटा मोटी और भी कई सारे देश के साथ हमारा होते रहता है और एक आम सहमति का अभाव है कि किसको शामिल करना चाहिए, किसको शामिल नहीं करना चाहिए। बाकी भारत भी अपने लेवल पे G4 बनाए हुए है कि भाई ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, भारत आपस में मिलकर काम करता है और भारत बार बार इस बात को कहता है कि जो यूएनओ की सदस्यता में प्रसार किया जाए। क्योंकि देखिए अफ्रीका महादेश से एक भी देश इसमें शामिल नहीं है, साउथ अमेरिका से उसमें एक भी देश शामिल नहीं है, ठीक ना। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महादेश सिर्फ एक ही देश शामिल है, जबकि यूरोप से दो देश शामिल थे। मतलब इंडिया का ये कहना है कि जिस तरह से जिनकी आबादी जितनी अधिक है, जिनकी समस्याएं बहुत अधिक है, उसको भी शामिल करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा यूएनओ का मिशन चलता है, उसी महादेश का एक भी देश शामिल नहीं। कितनी दुख भरी इसमें आपकी बात है। अब इसमें जो है कि आगे क्या करना चाहिए इंडिया को अपनी डिमांड जारी करनी चाहिए, आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करके करना चाहिए, गठबंधन सहयोग पर बल देना चाहिए और हमेशा भारत को ये चाहिए कि वैश्विक शांति के लिए काम करें और अपना जो देश का सामाजिक आर्थिक विकास है उस पर भी लगातार जो है ना भारत को काम करने की आवश्यकता है। अतः मेरा दावा इसमें और भी क्या हो सके, मजबूत हो सके। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, अभी पिछले साल ही 22-23 सितंबर 2024 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र भविष्य का शिखर सम्मेलन जो है आपका अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ था। उस शिखर सम्मेलन का जो मेन जो थीम अगर देखा जाए पैक्ट फॉर फ्यूचर था, मतलब कि भविष्य के लिए समझौता। तो इसमें जो है ना कई सारे देशों के लोगों ने भाग लिया था, मतलब राष्ट्राध्यक्षों ने, कई नेताओं ने। इसमें 5 क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात को रखा गया, जैसे कि पूरे दुनिया में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहां पर्यावरण की समस्याएं अधिक है उनका वित्त पोषण कैसे किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए,
परमाणु हथियार का रोका जाए या खतरनाक हथियार पर रोक लगाया जाए। युवा पीढ़ी और जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके आवश्यकताओं हितों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग पर बात किया गया। और वैश्विक शासन में कई तरह की परिवर्तन, जैसे कि जो कम कम विकसित देश हैं या गरीब देश हैं उनका तक कैसे जो है ना बेहतर शासन हो सके, इन सब पर यहाँ पर जो ना कहा गया कि इस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। तो ये अगर जोड़ेगा तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान इसमें दीजिएगा। बाकी देखिए अगर यूएनओ को लेकर कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखिए आप इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि अस्थायी सीट के लिए भारत की आकांक्षाओं के विशेष संदर्भ में यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता और बेहतर की आलोचना का जाँच करें। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या अवसर है ये, और भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पर के लिए बाधाओं कैसे पार कर सकता है और अपने ताकत का लाभ कैसे उठा सकता है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ ये भी दिया गया है कि यूएनओ प्रणाली में विशेषकर शांति स्थापना, विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की भूमिका और योगदान का विश्लेषण करना है। बाकी यूएनओ में भारत के भागीदारी ने उसकी वैश्विक छवि और प्रभाव को कैसे बढ़ाया है। भारत यूएनओ के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपने नेतृत्व और प्रतिबद्धता को कैसे प्रदर्शित कर सकता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी के लिए अधिक समर्थन कैसे जुटा सकता है। ऐसा भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो अभी तक मैं इसमें इस क्वेश्चन में एआई कर दिया हूं और आपका यूएनओ का टॉपिक कवर हो चुका। अब इसमें एक और नेक्स्ट टॉपिक हम मतलब कि आईआर का लेते हैं। वो आपका है इंडिया, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति क्या है, ठीक। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए भारत की जो प्रथम पड़ोस नीति है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। हमारे आसपास जितने भी देश हैं उनको संकट के समय बढ़ चढ़ के उनका हमको मदद करना है। आखिर ये प्रथम जो नीति है इसका महत्व हमारे लिए क्या। देखिए सामरिक महत्व ये है कि कई सारे पड़ोसी देशों का हमारा सीमा लगता है। अगर सीमा सुरक्षित रहेगा, शांति रहेगा, हम अपना आंतरिक विकास कर सकते हैं। अगर सीमा पे समस्या रहेगी हम देश का विकास, हमारा गति रुक जाती है। कई फरा नदी का सीमा लगता है तो ये भी हमारे लिए एक सामरिक महत्व का काम है। और सबसे बड़ी बात है कि पड़ोसी देशों के साथ चाहे चाइना ही है वो हम उससे व्यापार करते हैं या नेपाल है या बांग्लादेश है, तो व्यापार और आर्थिक अवसर तो है ही। क्योंकि भारत को अगर जहाँ एक इमर्जिंग पावर बनना है अपने आसपास के देशों को तो अपना प्रोडक्ट हमको बेचना पड़ेगा या उनके सामान को खरीदना पड़ेगा, तभी एक बेहतर हम कर सकते हैं। और अगर हमारा पड़ोसी अगर हमारे साथ होगा तो हम दुनिया में एक बेहतर आवाज़ बन के क्या कर पाएंगे, उभर पाएंगे। और क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए हमारा ये पड़ोसी प्रथम नीति बहुत आवश्यक है, चाहे वो आतंकवाद को लेके हो जाए, उग्रवाद को लेके हो जाए, सीमा अपराध को लेके हो जाए, इसके लिए भी पड़ोसी देशों के साथ एक बेहतर संबंध। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल्चरल जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा चाहे नेपाल के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, पाकिस्तान के साथ, हम एक सांस्कृतिक रूप में ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल और कल्चर रूप में हमारा कॉमन है, तो इसलिए भी पड़ोसी प्रथम नीति हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन हाँ, इस प्रथम पड़ोस के तहत नीति तो इसमें कई सारी चुनौतियां, चैलेंज देखिए क्या क्या है इसमें। पहली बात तो यह है हिस्टोरिकल तनाव है या कई तरह का विवाद है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर को लेके विवाद है, इंडिया चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये जो है ना एक बड़ी समस्या इस नीति के तहत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है या नेपाल है या बांग्लादेश है, वहाँ पे ना चाइना का बहुत बड़ा प्रभाव है, चाहे म्यांमार है, चीन का प्रभाव, चाहे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात हो जाए, मतलब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की बात हो जाए, ईस्टिंग ऑफर्स की बात, इसके तहत जो है ना चाइना हमारे पड़ोसी देशों के आर्थिक या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और एक बड़ी समस्या ऋण जाल में फंसा रही है, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पे एक समस्या है। और आंतरिक अस्थिरताएं, इंटरनल इंस्टेबिलिटी इन देशों में, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था शायद किसी सीडीपी और किसी एग्जाम में बीपीएससी ने कि भारत के पड़ोसी देशों का एग्जाम्पल देते हुए बताइए कि कौन कौन की समस्याओं से पड़ोसी देश जूझ रहा है। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे पाकिस्तान का हम बात करते हैं, वहाँ मेनली क्या समस्या देखिए, एक तो वहाँ आर्थिक संकट की समस्या है, वो बहुत सारा लोन IMF कई जगह से मांग रही है। डेमोक्रेसी वहाँ बहुत अधिक स्टेबल नहीं, चुनी सरकार वहाँ सत्ता से निकल जाती
जाती है। और वहाँ इंटरनल जो भी आतंकवाद उग्रवाद की समस्या वहाँ है, बलूचिस्तान का आप विवाद इसमें दिखा सकते हैं। म्यांमार में जो है सेना का शासन है, लोकतंत्र का वहाँ बहाली नहीं हो पाया है। उसके बाद बांग्लादेश में हम बात करते हैं तो धार्मिक कट्टरता है, लोकतंत्र अभी वहाँ अभी चूँकि चुनी सरकार को वहाँ फतवा फटना पड़ गया, ठीक ना, और भी वहाँ कई आर्थिक संकट है, तो बांग्ला ये दिख सकते हैं। नेपाल में भी देखिए राजतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का मामला है। तो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश जो है ना कई तरह के संकटों का सामना कर रही है। श्रीलंका खाना का मोटामोटी ठीक है, लेकिन पहले भी वहाँ सिविल वॉर का समस्या होते रहता है, वहाँ भी जो लोकतंत्र का स्थिति सही नहीं रहता है। तो आप ये ऐसा करके वहाँ पे दिखा सकते हो। को शॉर्ट में क्वेश्चन ये यहाँ बन सकता है कि पड़ोसी देश किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो आप ये एग्जाम्पल के साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आप ऐसे शॉर्ट में अगर लिखना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो वहाँ पे हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, और क्या चुनौतियां हैं कि शक्ति संतुलन, जैसे देखिए पावर नॉट इक्वल, पड़ोसी देश हमको बिग ब्रदर समझता है कि भाई भारत कई में हमसे आगे है, चाहे वो आबादी में है, क्षेत्रफल में है, इकोनॉमी में है, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना भारत के बड़े आकार से वो लोग चिंतित रहता है हमेशा। और बुनियादी ढांचा का अभाव, चाहे कनेक्शन की कमी है, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट में जो भी देश है या इधर, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की क्या है कमी थी। ये हमारे पड़ोसी देश नीति में ये आपको समस्या इतना करना पड़ा। अब यहाँ देखिए उपाय क्या हो सकता है, उपाय क्या क्या कर सकते हैं। हमको कोशिश करना चाहिए कि जो है राजनीतिक समन्वय होना चाहिए विभिन्न स्तर पे, ट्रैक 1 ट्रैक 2, ये जो भी डिप्लोमेसी है इसको हम यूज कर सकते हैं। आर्थिक से चाहे देखिए लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक आयात निर्यात अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला बेहतर होगा। सॉफ्ट पावर पॉलिसी जो डिप्लोमेसी हमारे देश की है, चाहे वो स्टूडेंट का वीज़ा की बात हो जाए, पर्यटन का बात हो जाए, योगा का बात हो जाए, सॉन्ग की बात हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो मूवी चलता है हमारे यहाँ भी चलता है, जो खेल वहाँ हमारे यहाँ भी खेल, मतलब कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए। और बहुपक्षीय दृष्टिकोण, मल्टीपल अप्रोच, मतलब कि सार्क के साथ सार्क को भी एक्टिव करना चाहिए, बिमस्टेक को भी एक्टिव करना चाहिए, या और भी अगर कोई संगठन है तो उसके जरिए भी हमको पड़ोसी देशों तक हमकी पहुँच बढ़ानी चाहिए। और जो भी संघर्ष है हमारे जो पड़ोसी उसका एक संघर्ष का एक समाधान तंत्र भी आपको मजबूत करना चाहिए। ये आगे का आप इतना आप बात क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन द प्रोमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड रिसॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स इशू। आप ऐसा करके शॉर्ट या लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो मैं इस पॉलिसी में उतना बात बता दिया कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा आप उसमें इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक मैं इस आज जैसे मैं कवर करता हूँ, उसका नाम है इंडिया और पाकिस्तान, काफ़ी चर्चा में आया। देखिए अभी मोदी जी एक मतलब इंटरव्यू में कहा था पाकिस्तान से शांति बहाली के हर प्रयास में मिला विश्वासघात, इनका ये था। तो मे भी हो सकता है बीपीएससी इस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए हम सिंपल बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में कौन कौन सी वो प्रमुख बाधाएं हैं। देखिए भारत के विभाजन के साथ धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जहां भारत का निर्माण लोकतंत्र, पथनिरपेक्ष, विविधतापूर्ण राष्ट्र के रूप में हुआ, वहीं पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ तथा इसने भारत विरोधी नीति को मूल आधार बनाया। आप ऐसा भी भूमिका लिख सकते। देखिए मेरा इस पूरे सीरीज का यही प्रयास होगा कि चाहे भूमिका के लेवल पे हो जाए या बॉडी पार्ट के लेवल पे हो जाए या निष्कर्ष के लेवल हो जाए, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है अगले 20 दिन तक आप हमसे बने रहिए। एग्ज़ाम जब देके आएंगे तो आपको लगे नहीं बहुत बेहतर आप फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि लगातार 3 साल से मैं अपने जो मेंस देने का कई जो अनुभव है, हमको इंटरव्यू का जो अनुभव है, जो भी अनुभव मेरे पास है, मैं सब आपको झोंक रहा हूँ कि आप किस तरह आप इसको एग्ज़ाम को अच्छे से करेक्ट करिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रमुख इसमें विवाद क्या है। देखिए पहला तो आप कश्मीर इशू लिख देंगे, ठीक ना। बिहार के बाद ही कश्मीर देशी रियासत भारत में विलय हुआ, परंतु पाकिस्तान द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। सिंधु नदी विवाद को आप दिखा सकते, 1960 में जो ये समझौता हुआ था वो भी अभी विवाद है पानी को लेकर, ठीक ना। सियाचिन विवाद है, सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रण गिलगित पाकिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर काराकोरम दर्रा के निकट है, जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ती है। इसलिए भारत पाकिस्तान द्वारा इस पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। और भारत ऑपरेशन मेघदूत किया था, इसके तहत हमने इस पर क्या किया है, कब्जा किया है। ऊपर आतंकवाद का मुद्दा बड़ा है, चाहे 2001 में फनफत पर हमला हो, 2008 में बम्बई हमला हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद का ये क्या है आपका नतीजा है। सरक्रिक विवाद जो कच्छ की खाड़ी में है आप वो भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। बाकी चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलिया जो बना रहा है हमारे कश्मीर से गुजर रहा है, ये भी हमारे संप्रभुता के कहीं ना कहीं क्या है आपके खिलाफ है। तो ये अगर आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो आप इतना विवाद लिख देंगे। अब देखिए कि आखिर इस विवाद को कैसे सॉल्व किया। देखिए सबसे पहला हमको काम ये करना चाहिए कि जो क्षेत्रीय सहयोग
पर काम करना चाहिए। सार्क है या शंघाई सहयोग संगठन है, इस पर हमको इसके साथ मिलकर हम बेहतर काम कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने के आर्थिक सहभागिता की रणनीति पर काम किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच पर्यटन है, परिवहन सेवा स्थापित किया जा सकता है, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर हम आर्थिक सुधार को और बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं हम, पाकिस्तान द्वारा चीन और कपास की व्यापार अनुमति देने से जो है ना संबंध बेहतर हो सकता है। सिंधु जल समझौता के तहत बैठक आयोजित करके हम जो भी विवाद को दूर कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल किया जा सकता है। दोनों देशों के प्रमुख नेताओं और सेनाध्यक्षों के बीच संदेश आदान प्रदान किया करके आतंकवाद पर लगाम कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए पाकिस्तान को खेल संबंधी वीज़ा दिया जा सकता है और दोनों देशों के बीच खेल का भी आयोजन किया जा सकता है, चाहे क्रिकेट है, हॉकी है, कई तरह के खेल है, ठीक ना। मेडिकल, साइंस, टेक, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान को सहयोग किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान में भारत के प्रति जो भावना है वो यहाँ पे कम हो सके। तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी देखिए, एक 56 से 59 बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा था, क्या भारत पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए खेल कूद को आगे किया जा सकता। देखिए, दोनों देशों में कई खेल और खिलाड़ी प्रसिद्ध है, सचिन तेंदुलकर है, शोएब अख्तर है, वकार यूनिस है, वसीम अकरम है, या इंडिया के कई सारे खेल, विराट कोहली है, भारत में भी फेमस हैं और पाकिस्तान खिलाड़ी भारत में भी फेमस है। तो और भी कई सारे हॉकी है या तीरंदाजी है, निशानेबाजी है, कई सारे ऐसे खेल है जहाँ पे दोनों देशों के खिलाड़ी दोनों देश में फेमस है। तो एक ये कहा जाता है कि नहीं, दोनों देशों में खेल के संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो आपका जो ट्रॉफी हुआ उसमें जो है ना पाकिस्तान जो खेल हुआ क्रिकेट का, भारत वहाँ जाके एक भी खेल नहीं था, क्योंकि भारत का ये कहना था कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता। आप इसमें सिंपल ये कर सकते हैं कि ठीक है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी, हॉकी, ये सब दोनों देशों में किया जाता है, लेकिन भारत का हमेशा तर्क है कि आतंकवाद और खेल साथ साथ नहीं चल सकता है। तो आतंकवाद युद्ध जैसे मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम आगे किसी भी संबंधों को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। जो भारत सरकार का स्टैंड है आप उसी स्टैंड पर कायम रखते हैं। हाँ, आगे के राह में कि हाँ, दोनों देशों में जो ट्रैक मतलब कि जो समन्वय है, संस्कृति, कल्चर, आर्थिक विकास, ये सब करना चाहिए। आप ऐसे करके आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो चूँकि ये लेक्चर लगभग मेरा आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो अब नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूँगा इसमें भारत चीन संबंध को हम देखेंगे, क्या विवाद है उसको लेके। फिर नेक्स्ट उसमें भारत चीन के बाद जो है ना उसमें हर एक टॉपिक देखेंगे। फिर इंडिया मालदीव का संबंध को हम डिस्कस कर देंगे। फिर इसमें एक और टॉपिक हम लेंगे, क्वाड को लेंगे। फिर क्वाड के बाद इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना कवर करेंगे, ब्रिक्स का हम कर लेंगे। ब्रिक्स के बाद इसमें हम लोग संघाई को भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए है। संघाई का भी नोट्स बना हुआ है। तो ये 10 टॉपिक इसमें 5 इसमें किए, और अगला जो लेक्चर होगा कल या जब भी होगा तो मैं उसमें 5 कर दूंगा। बाकी इसी तरह का जो है ना लगभग आप मान के चलिए जो है ना कि चाहे जीएस पेपर फर्स्ट में चाहे हिस्ट्री हो या क्या कहते हैं करंट अफेयर्स हो, 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस, सब में मैं कोशिश करूँगा इस तरह के कई सारे लेक्चर अगले वीडियो में लूँ, ताकि आपके हर एक टॉपिक को मैं कवर कर दूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, विदेश नीति में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे में आ जाए ऐसा करके, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप जीना ही बौद्धिकता है। ये तिरुवल्लुवर साउथ के बहुत बड़े मतलब कि कवि है, उनका कहना था, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप जीना ही क्या है, बौद्धिकता। मतलब कि दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है हमको भी वैसा ही करना चाहिए और दुनिया का चलना चाहिए। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी का। ये बहुत दिन पहले रायसीना डायलॉग में बोले थे, हमें इस बारे में आश्वस्त होना होगा कि हम कौन हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि दुनिया जैसी भी है उसे उस रूप में खुश करने के बजाय हम जो हैं उस आधार पर विश्व से बातचीत करना बेहतर है। यह राय जिसे हमारे लिए अन्य गढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अन्य वर्गों की मंजूरी की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि उस दौर को हमें पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान विदेश नीति कुछ इसी सिद्धांत पे चलती है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी साउथ इंडिया और साउथ एशिया का समस्या को हम उसी में हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, तब तक हम मिलेंगे।